हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल आप सबका? सब बढ़िया? बस चलो यार, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे और आज हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले के लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड और मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर को अच्छे से समझ लिया था, ठीक? तो आज हम लोग जीरो ऑर्डर समझते हैं। अच्छा, जीरो ऑर्डर में आने से पहले यार मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंस मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में यार वो टॉपिक रह गया था टाइम ज्यादा होने की वजह से। तो चलो यार, पहले हम लोग मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंस देख लेते हैं। एक साइड में मॉलिक्यूलरिटी लिख देता हूं और दूसरे साइड में ऑर्डर लिख देता हूं। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले पॉइंट, यदि मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। देखिए यार, ये सब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट में पूछे जाने का चांस बहुत ही कम है। इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब क्या है यार? मतलब हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम रिएक्शन देखेंगे और बोल देंगे यार इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी ये होगा। बताया था ना मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए हमको एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना कराने की जरूरत है, हम काउंट कर लेंगे यार जो भी रिएक्शन है उसमें ए का बी का कितना मोल्स है, जस्ट दैट्स इट, खत्म कहानी। जबकि ऑर्डर को क्या हम लोग थ्योरेटिकली बता सकते हैं? क्या रिएक्शन को देखकर हम बता सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर ये होगा? हाँ नहीं ना। तो इसलिए यार ये किस तरह का वैल्यू होता है? इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। यार एक्सपेरिमेंटली शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट यार क्या हो सकता है डिफरेंस? खुद से सोचो यार, बता, खुद से सोचो, बहुत ईजी है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? बताया था यार तुम लोगों को। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो हो सकता है? हाँ बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी यार पहले बता चुका। नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। फ्रैक्शन में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। बता दिया था ना ये सब बात। तो चलिए यार इसको 0.5 में लिख दे रहा हूं मैं यहाँ। इट कैन बी, it cannot be zero, negative or in fraction। जबकि बोल यार it can be zero, negative and fraction। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ये दो पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट डिफरेंस क्या बोलूंगा यार मैं? तो बताया था ऑर्डर्स होता है रिएक्शन का, वो किस कंडीशन में किसी रिएक्शन को कराया जा रहा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। क्या मॉलिक्यूलरिटी इस बात पे डिपेंड करता है? हाँ, जैसे बताया था ना यार ऑर्डर के बारे में। यदि मतलब कि जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, यदि एट हाई प्रेशर है तो वो जीरो ऑर्डर होता है और लो प्रेशर है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये सब चीज़ ऑलरेडी बताया था। तो ये अंडर कंडीशन डिपेंड करता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। लेकिन यदि मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो एक रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी एक ही होगा, कंडीशन कुछ भी हो। क्या नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी जो होता है ना, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि रिएक्शन को किस कंडीशन में परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन ऑर्डर इस बात पर डिपेंड करता है। तो यार इस पॉइंट को नोट करके यहाँ पे लिख दो। मॉलिक्यूलरिटी इट डिपेंड्स ऑन द, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंडीशन। देखिए थोड़ा राइटिंग मेरा नहीं, इसलिए तुम लोग मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना और खुद से लिख लेना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन इज परफॉर्म्ड, लेकिन इधर में क्या आ जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन अंडर which a reaction is carried out or reaction is performed। ये हो गया थर्ड पॉइंट हमारा, ठीक? तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हो गया जो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर के बीच में डिफरेंस बताता है। इसके अलावा और कोई पॉइंट हो सकता है? तो मेन देखा जाए तो यार यही 3 पॉइंट है जो कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंस है। इसके अलावा लिखने का यार ये भी लिख सकते हो कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। जगह नहीं यार, तुम लोग लिखना चाहो तो इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जबकि ऑर्डर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है ना उसका सम को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, ठीक? तो इस पॉइंट को यार आप लोग लिख सकते हो
मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। इट इज द सम ऑफ पावर रेज्ड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। और मैं यदि मॉलिक्यूलर एक्सप्रेशन है यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म को जो पावर होता है उसका सम को तो ऑर्डर करते हैं, लेकिन इस साइड में क्या होता है यार, यहाँ पे मैं फोर्थ पॉइंट इधर लिख दे रहा हूँ। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो ये चीज़ नोट करके यार तुम लोग लिख लेना। इसके अलावा एक और डिफरेंस मैं बता सकता हूँ यार, वो भी नोट करके लिख लेना। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो छूट गया। डिफरेंस ये ऑर्डर जो होता है ना, मान लो यार कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्डर जो होता है कोई एक ही ऑर्डर होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में से ज़्यादा स्टेप होता है ना, तो ऐसा नहीं कि हर स्टेप के लिए ऑर्डर अलग अलग आएगा, नहीं, उस ओवरऑल रिएक्शन के लिए एक ही ऑर्डर आएगा। लेकिन जब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं ना, और कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो ऐसे में मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप के लिए अलग अलग आता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर क्या होता है, वो ओवरऑल रिएक्शन का एक ही आता है। ऐसा नहीं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 1 का ऑर्डर ये, स्टेप 2 का ये, स्टेप 3 का, ऐसा नहीं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इस स्टेप के लिए अलग अलग है। इसलिए बताया था मॉलिक्यूलरिटी जो होता है ना, वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होता। तो इस चीज़ को यार नोट करके भी लिख देता हूँ मैं। ये पॉइंट नंबर 5 देखिए, जहाँ तहाँ पॉइंट हो गया तुम लोग अपने कॉपी में फेयर करके अच्छे से लिखना। मॉलिक्यूलरिटी इज different for each step in complex reaction। जबकि यहाँ पे क्या लिखूंगा यार, 5th पॉइंट जगह यहाँ नीचे नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, 5th पॉइंट में क्या हो जाएगा यार, ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज क्या लिखना पड़ेगा यार, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होता है वो फिक्स होता है, एक ही वैल्यू होता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग हुआ। ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज फिक्स्ड एंड ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज फिक्स्ड एंड इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज फिक्स्ड एंड इज कैलकुलेटेड फॉर ओवरऑल रिएक्शन। मतलब ऐसा नहीं कि यार स्टेप 1 के लिए, स्टेप 2 के लिए, स्टेप 3 के लिए ऑर्डर अलग अलग होगा, ऐसा यार बिल्कुल नहीं। ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए एक ही होगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से यार ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस था बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलो यार, अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए अब आप लोग हेडिंग डाल दो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए एक एक करके हम लोग को जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के बारे में डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, केवल सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड आपको यूनिट्स के बारे में पढ़ना, और कुछ कुछ चीजें जो जरूरत पड़ेगी वो आगे मैं बता दूंगा। ठीक, फिलहाल आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को यार बहुत ही डेप्थ में स्टडी करना है, तो इसलिए यार ये दोनों टॉपिक जो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर है इसको यार थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना। ठीक, तो सबसे पहली बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो मान लो यार कोई रिएक्शन ए से बी जा रहा है, अभी कोफिशिएंट हम ए ले रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल यार सिंपल रिएक्शन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ए से कोई रिएक्शन बी जा रहा है, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर का मतलब है यदि रेट लॉ एक्सप्रेशन की हम बात करें तो रेट इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये तो यार बताने वाली बात ही नहीं यार, ऑलरेडी यार ये चीज जानते हो तुम लोग। तो रेट इक्वल हो गया के ए टू दी पावर जीरो, मतलब रेट इक्वल टू के। यानी एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है यार, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इक्वल टू के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। अब तुम कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, इसके पावर में तो जीरो लगा है, और पावर में जीरो लगा है तो वैल्यू 1 फिक्स हो गया। तो इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यार मैं क्या बोल सकता हूं, ऐसे रिएक्शन, इसको डिफाइन करना हो तो यार इसको डिफाइन भी करा जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है, सच रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन
in which rate of reaction is independent of concentration of reactant, यानी ऐसे रिएक्शन जहां रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को तुम बढ़ा दो घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेट ऑफ रिएक्शन को, और ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक ना? बिल्कुल क्लियर क्लियर है यहाँ तक यार? इसमें तो कुछ नया बताया ही नहीं ना, जो भी था यार सब पहले वाली बातें अपन लोग कर रहे थे। तो चलो यार अब हम लोग कुछ नई बातें करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग अभी फिलहाल इसी रिएक्शन के लिए बात करेंगे, ए से बी। यदि मान लो यार इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने सी नॉट मान लिया, देखिए इक्विलिब्रियम चैप्टर में ए नॉट लिया करते थे, ए नॉट सी नॉट जो माना यार मान ले, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हमने सी नॉट मान लिया, समथिंग जीरो था। हाँ आफ्टर टाइम टी, ये इनिशियल का मतलब क्या होता है? टी इक्वल टू जीरो। जब भी इनिशियल बोल रहे हैं इसका मतलब टाइम वहाँ पे जीरो हो जाता है, हमारा टाइमर 0 0 पे सेट हो जाता है। और किसी टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? सी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। यदि ये सी नॉट माइनस एक्स हो रहा है तो बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स। ये सब इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया हो ना। एक्स क्या है? क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना? एक्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, ये क्या है? मोल से डिसोसिएटेड है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब होता है? जब एक मोल्स के लिए हम लोग निकालते हैं ना, तब वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। मतलब एक्स बाय सी नॉट यदि कर दूं मैं तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा, ठीक है ना? एक्स बाय सी नॉट। फिलहाल एक्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, मतलब सी नॉट में था इनिशियल मोल और सी नॉट में से कितना मोल डिसोसिएट कर गया? एक्स मोल डिसोसिएट कर गया। बी का कितना मोल बन गया? एक्स मोल बन गया, तो एक्स मोल्स डिसोसिएटेड है, ठीक। हाँ तो इस सी नॉट माइनस एक्स को मैं यार सी टी कर देता हूँ। सी टी का मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, और सी नॉट का मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम जीरो। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच में एक रिलेशन निकालना है। रेट कांस्टेंट टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, किसके बीच बोला? रेट कांस्टेंट टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच। मतलब टाइम चेंज कब होगा तो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यार, ये हम देखना चाहते हैं। तो चलो यार फाइंड आउट करते हैं यार किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, रिलेशन डिराइव करेंगे। तो देखो यार जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ? माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू, माइनस डी ए बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। और रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ यार? k इंटू ए टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बहुत अच्छी बात है। अब आगे यार तुम ही लोग बताओ, इसको मैं माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के भी तो लिख सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार यहाँ तक। अच्छा मुझे ये ए का मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूँ, तो यार तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि यार ए क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे तुम लोग ध्यान दो यार, इसको मैं माइनस ऑफ डी ए इक्वल टू के इंटू डी टी, इधर भेज देता हूँ। मुझे क्या करना है? इस डी से छुटकारा पाना है। क्या करना है? डी से छुटकारा पाना है। तो डी से यदि हमको आज़ादी चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का नाम सुनते हैं कुछ बच्चे डर गए होंगे, हाँ तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि ये सब बात नहीं आती यार कोई बात नहीं, आप लोग बेसिक्स लेक्चर आप लोग जीतू सर का बेसिक्स जो लेक्चर मैथ्स का पढ़ा है आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है ना? वो जीतू सर नहीं यार, कोटा फैक्ट्री वाले जीतू सर नहीं, वो वाले JITTU जीतू सर, ठीक। जीतू सर के चैनल पे जाओ यार, बेसिक्स लेक्चर जो भी डिफरेंसेस और इंटीग्रेशन है बहुत ही बेहतरीन तरीके में, बहुत अच्छे तरीके से यार समझाए हैं। तो जिनको भी डर लगता है यार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, तो एक बार यार देख लेना यार बेसिक लेक्चर, उसके बाद डर खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर डर के आगे जीत है, वो वाली फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी आना। चलो तो डी है और इधर के डी टी है। हमको क्या चाहिए था? डी से आज़ादी चाहिए थी, डी से आज़ादी चाहिए थी। तो आज़ादी के लिए क्या कर दिया मैंने? इंटीग्रेट कर दिया। तो यार अब बताओ क्या हो जाएगा? एक काम करते हो यार, माइनस को इधर भेज देता हूँ, ठीक है ना? ये सब तो यार कर ही सकता हूँ ना। तुम लोग यार 11th में तो बच्चे जब आए होगा, छोटे छोटे बच्चे थे, तो तुम लोग ये सब तो पढ़े ही होगे ना। तो यहाँ पे माइनस इस साइड कर दिया, डी ए का इंटीग्रेशन, और इधर क्या हुआ? के क्या है? के कांस्टेंट है, और यदि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन साइड से बाहर कर लेते हैं। तो चलो यार अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन किसको करना होगा? टाइम को। टाइम क्या होगा? टाइम जीरो, इनिशियल टाइम तो यार जीरो ही होते हैं, और जब टाइम जीरो था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लिए थे यार? सी नॉट। जब टाइम टी हो गया था तो कॉन्सेंट्रेशन कितना था? सी नॉट माइनस एक्स, और इसको ही मैं क्या लिख रहा था? सी टी लिख रहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? यार ये सब पार्ट यार तुम लोग पहले तो खुद से कोशिश करना वीडियो पॉज करने का करके, ठीक है ना? खुद से आप लोग रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करना कि क्या आ रहा है रिलेशन।
या चलो यार एक मैं बता दे रहा हूँ, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम लोग को खुद से करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो यार यहाँ से देखना क्या आता है। डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, मान लिया dx है हमारे पास और मैं dx का इंटीग्रेशन बुक करना हो अपने को, तो dx का इंटीग्रेशन में क्या बोलूँगा, x ये बोलता हूँ ना। तो यहाँ पे भी क्या है, डी का कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है तो मैं वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लिखा नहीं तो तुम लोग समझ जाना। और इसका लिमिट dx का इंटीग्रेशन x, इसका लिमिट भी तो पुट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, सी नॉट से सी टी तक। इधर क्या होगा, माइनस के बाहर कर दिया और अंदर बच जाएगा डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, इसका लिमिट कहाँ से, जीरो से टी। अब देखिए थोड़ा डिफ्रेंसिएशन से हो सकता है डर लग रहा, तो डरने की जरूरत नहीं यार, बस आप लोग देखो यार एक बार दो बार वीडियो को रिप्ले करके देखना, समझ में आ जाएगा। कुछ भारी सा चीज़ है, बहुत ही सिंपल है इंटीग्रेशन यार, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, कितना सिंपल सा यार बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिजिक्स में तो यार इस तरह का बहुत सारा किया होगा तुम लोग यार, केमिस्ट्री में तो यार तो बच्चों वाला हो गया तुम्हारे लिए। तो ये अपर लिमिट सी टी और लोअर लिमिट सी नॉट, तो ये अपर लिमिट सी टी माइनस सी नॉट, इधर क्या हो जाएगा माइनस के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, और अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट जीरो, तो टी माइनस जीरो ये रह जाएगा। तो यहाँ से सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के टी, क्या रिलेशन आ जाएगा ना। आगे देखना यार, आगे देखना यार तुम लोग एकदम ध्यान से यार देखना, इधर उधर मत ध्यान देना, नहीं तो फिर सब ऊपर से पार होने लगेगा, और एक बार ऊपर से पार हुआ तो फिर आगे भी परेशानी करेगा। ऐसा मत सोचना यार ये चीज़ नहीं समझ में आया, आगे वाला टॉपिक समझ लेंगे ना तो आगे वाला भी नहीं समझ में आएगा, ये भी बता दे रहे यार हम अभी, ये नहीं समझ में आ रहा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए हर एक चीज़ यार समझते चलो तुम लोग, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जितना भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यार तुम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जे नीट की तैयारी कर रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे में यदि नहीं समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को कि कोई फार्मूला आया तो कहाँ से आया, तो ऐसे में यार तुमसे गलती करवा ही लेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट चेक करता है। रटने वाले बच्चे कभी नहीं निकाल सकते जे नीट, क्यों नहीं निकाल सकते, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होते रहे उनको कि यार फार्मूला आया तो कहाँ से आया, कैसे आया, उसमें क्या क्या किया गया था। तो इसलिए यार आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देने की जरूरत, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसलिए यार हर एक चीज़ को यार ध्यान से, हाँ कुछ चीज़ें होती है यार जहाँ आप फार्मूला रट लो तो काम हो जाएगा, जहाँ भी ऐसा मुझे लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन ये सब चीज़ यार बिल्कुल मिस करने वाली नहीं है। हर एक स्टेप यार समझना जरूरी है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तुम लोग खुद से भी करने आना चाहिए ये सब चीज़। और बोर्ड में हो सकता है यार डेरिवेशन भी पूछे, ये भी बता दे रहे हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पार्ट स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, आप इंपॉर्टेंट है। मतलब यार हो सकता है पूछ दिया जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के और टी के बीच रिलेशन डिराइव कीजिए, डिराइव रिलेशन बिटवीन के एंड टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर डिराइव रिलेशन बिटवीन के एंड टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोर्ड में भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए यार बिल्कुल भी इग्नोर मत करना ये सब चीज़। यहाँ पे यार एक काम करो, माइनस साइन को फिर से वहाँ भेज दो, माइनस साइन को यदि मैं फिर से इधर भेज दूँ तो ये क्या बच गया के इंटू टी, ये माइनस साइन को इधर मैं भेजा तो ये क्या बचेगा सी नॉट माइनस सी टी, सी नॉट माइनस सी टी दिस इक्वल टू के टी, तो यहाँ से के इक्वल टू क्या आ गया सी नॉट माइनस सी टी अपॉन में टी, यही हो गया के सी नॉट सी टी टी के बीच रिलेशन, और यही रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना था। समझ में आया? देख रहे हो कुछ था क्या, नहीं था ना। चलिए एक बार फिर से मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, तुम लोग यार जिनको नहीं समझ में आया ना इधर थोड़ा ध्यान से देखना। ए से बी कोई रिएक्शन जा रहा था, स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने मान लिया सी नॉट, इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो, किसी टाइम टी पे इसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा ना, रिएक्टेंट घटेगा, डिक्रीज होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो इट बिकम सी नॉट माइनस एक्स, और इस सी नॉट माइनस एक्स को हम सी टी कह देते हैं। क्या कह दिया, सी टी कह दिया सी नॉट माइनस एक्स को, और ये एक्स हो जाएगा। हमें इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा माइनस डी ए बाई डी टी दिस इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का। माइनस डी ए बाई डी टी के बचा, अगेन हमको इस डी से छुटकारा चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो जब भी डी से आज़ादी चाहिए तो तुमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो उसके लिए डी वाले टर्म को इधर भेज दिया मैंने। देखो यार जब भी इंटीग्रेशन करना होता है तो यार इधर कोई डी वाला टर्म नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, दोनों डी अलग अलग साइड होना चाहिए, यानी एक में डी ए एक में डी टी है, तो डी ए वाला को इधर कर दो, डी टी वाले को उधर कर दो, तभी इंटीग्रेट होता है। तो इसलिए डी टी को मुझे दूसरे साइड भेजना पड़ा, और दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन कर लगा दिया। डी ए का इंटीग्रेशन ए, लिमिट सी नॉट से सी टी, के कॉन्सेंट बाहर आ जाएगा, डी टी बच जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी, और लिमिट जीरो से टी आ जाएगा। उसके बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन सी टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये याद रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी का, वहाँ से ऑलरेडी यार माइनस के इंटू टी, टी माइनस जीरो,
तो ये चीज़ आ गया, माइनस साइन को इधर भेज देते वापस, तो ये आया यहाँ सी नॉट माइनस सी टी, के इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है यार, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यह बिल्कुल याद होना चाहिए हर बच्चे को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं बता दे रहा हूँ। इसको यार स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार मार्क कर लेना। और एक बार यार सवाल भी पूछा जा चुका, अभी मैं सवाल भी करवा दूंगा इस पे बेस्ड, जो जेईई मेन में पूछा जा चुका है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। यदि मुझे x के टर्म में लिखना हो, किसके टर्म में, x के टर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा यार, इसे इसको मिटा देता, अब इसका काम हो गया। इसको रहने देता यार, बाकी चीज मैं मिटा देता। गर्मी, बड़ा गर्मी है यार। चलो आप k इक्वल टू है सी नॉट माइनस सी टी अपॉन टी। सी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, तुम लोग बताओगे सी टी को क्या लिख सकता हूँ, क्या बताया था, सी टी इक्वल टू क्या होता है, सी नॉट माइनस एक्स। लिखो यार सी टी को, सी नॉट माइनस सी टी, यही था ना सी नॉट माइनस एक्स, पहला लाइन में लिखा था ना, टी इक्वल टू 0 पे सी नॉट, टी इक्वल टू टी पे सी नॉट माइनस एक्स, तो सी टी उसे ही तो कहते हैं, और बाय में टी, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ गया, सी नॉट माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, शाबाश बच्चों, ये उड़ा दे यार, प्लस माइनस उड़ गया, ये x बचा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, kt आ गया। क्या आ गया, x इक्वल टू kt आ गया। यदि टी टाइम टी पे यदि कॉन्सेंट्रेशन सी टी का वैल्यू पूछा जाए तो क्या बोलूँगा मैं, यहाँ यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है तो सी नॉट माइनस के टी। समझ में आया ये चीज़, चलो यार बहुत अच्छी बात। अब मान ले आपसे पूछ दिया जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, कैसे बताओगे बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है यार, देखिए ये ए से रिएक्शन बी जा रहा था, स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट था, फिर क्या हो गया, सी नॉट माइनस एक्स हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, इसके 1 मोल में ये कितना मोल डिसोसिएट होगा, है ना, होता है इसके 1 मोल से इसका कितना मोल डिसोसिएट होगा। तो अभी यदि ए का सी नॉट मोल था तो उसमें कितना मोल डिसोसिएट कर रहा था, एक्स मोल। यदि इसका 1 मोल रहता तो कितना डिसोसिएट करता, एक्स अपॉन सी नॉट, और यही तो हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 मोल रिएक्टेंट से कितना मोल डिसोसिएट कर रहा है, वही कहलाता है अल्फा। तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि अल्फा कैलकुलेट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन सी नॉट। ये चीज़ लिख लेना यार साइड में। और ये सब यार इक्विलिब्रियम चैप्टर में यार बहुत बता चुके तुम लोगों ना, हाँ, फिर भी यार यहाँ बता दिए, ठीक। तो इसलिए यार दिक्कत तुम लोग को नहीं होना चाहिए। अब x का वैल्यू क्या पुट करूँगा यार, x हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, k इंटू टी। तो लिखो यार k इंटू टी अपॉन में सी नॉट। तो एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, हो सकता है आपसे एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाए, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, k इज गिवन, टाइम इज गिवन। कर लोगे ना, हाँ चल अच्छी बात है यार। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये हाफ लाइफ के बारे में जानेंगे, ठीक। हाफ लाइफ क्या होता है, तो नेक्स्ट देखो यार, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होता है यार, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। हाफ लाइफ, एक होता है हाफ लाइफ, एक होता है लाइफ टाइम। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को डिनोट किया जाता है टी हाफ से, ऐसा। इसका मतलब क्या होता है हाफ लाइफ का मतलब, हाफ लाइफ का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट को हाफ होने में जो समय लगता है उसे हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। क्या बोला मैंने, समझ में आया क्या तुम लोगों को, क्या बोला मैंने, समझ में आया। किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में जो समय लगता है, हाफ मतलब इनिशियल पे जो भी लिया गया था, ठीक है ना। मान लो हम कोई सब्सटेंस का 100 ग्राम लिए तो 100 ग्राम को 50 ग्राम होने में जो समय लगेगा ना, उसे हाफ लाइफ कह देंगे। इसी तरह से मान लो हम 50 ग्राम लिए हुए स्टार्टिंग में, तो 50 ग्राम से 25 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम से 25 ग्राम होने में जो समय लगेगा ना, उसे हम लोग हाफ लाइफ कह देंगे। हो सकता है यार हम स्टार्टिंग में 25 ग्राम लिए हो, यदि 25 ग्राम लिए हो तो हाफ लाइफ कब कहेंगे, जब इस 25 ग्राम को कितने तक पहुंच जाए इसका मास, 25 ग्राम से 12.5 ग्राम पे जब ये पहुंच जाएगा, मतलब 50 ग्राम से 12.5 ग्राम पे जब पहुंच जाएगा, इस बीच में जो उसको समय लगा होगा उस समय को हाफ लाइफ कह देंगे।
मतलब कहने का ये कि कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट को हाफ होने में जो समय लग रहा है उसे ही हाफ लाइफ कहा जाता है। उम्मीद है यार अब क्लियर हो गया। अब भी यदि क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ आपको, उसके बाद तो उम्मीद है कि समझ आ जाएगी आप लोग को। लिख लो यार, तुम लोग भी लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में यार पूछ दिया जाता है व्हाट इज मीन बाय हाफ लाइफ, तो यार इसलिए अंग्रेजी थोड़ा लिख लो। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू reduce the concentration, to reduce the it is the time required to reduce the concentration of reactant to half of its initial value, to half of its initial value, यानी अपने वैल्यू का हाफ होने में जो समय लगेगा उसे ही हम लोग क्या कह देंगे, हाफ लाइफ कर देंगे। हाफ लाइफ को डिनोट क्या से करते हैं, टी हाफ से करते। देखिए यार टी 1/2, ये 1/2 ये हाफ लाइफ को इस तरह से डिनोट किया जाता है। क्या लिखा मैंने यार, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू यार कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यार 100 ग्राम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी हो सकता है। 100 मोलर स्टार्ट किए, 100 मोलर से 50 मोलर समय जाने में जो समय लगा उसे हम हाफ लाइफ कह देंगे। 50 मोलर से 25 मोलर जाने में जो समय लगा उसे भी हाफ लाइफ कह देंगे। और हाफ लाइफ है फिक्स होगा, जो 100 से 50 आने में समय लग रहा वही 50 से 25 में भी समय लगेगा, वही 25 से 12.5 में भी समय लगेगा, वही 6.25 में भी समय लगेगा। मतलब हाफ होने में जो समय लग रहा है ना वो सेम रहेगा। तुम किसी भी कॉम्पोजिशन की बात कर लो, क्लियर है ना? हाँ वेरी गुड यार। अब मैं चाहता हूं यार जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यार ये काम मेरा नहीं यार तुम्हारा है। थोड़ा सा सोचो पहले कि यार हाफ लाइफ का वैल्यू हमें निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ के, मतलब टी हाफ एंड के में एक रिलेशन चाहिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या करना होगा, कैसे करेंगे, जरा सोचो यार, मुझे आंसर बताओ। मैं इधर समझाता हूँ यार तुम लोगों को रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड के। तो देखो यार अभी मैंने एक रिलेशन लिखा था, के इक्वल टू क्या लिखा था याद है, सी नॉट माइनस सी टी बाय, यार यहाँ पे क्या था 2 टी था, यही था ना। अब यदि मैं टी हाफ की बात करूं एट टी इक्वल टू टी हाफ का मतलब क्या है, सी नॉट क्या था, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल, सी टी क्या था, कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी। और यदि हम टी हाफ पे यदि पूछते कि कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा रिएक्टेंट का, क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में सी नॉट था, टी हाफ का मतलब 50% कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है, मतलब सी नॉट में से कितना निकल चुका है, सी नॉट बाई 2 निकल चुका है, बचा कितना, सी नॉट बाई 2 बचा। समझ में आया? तो इसलिए यार यहाँ पे मैं टी हाफ पे क्या बोल दूंगा, सी टी का वैल्यू सी नॉट बाई 2 हो जाएगा। बस यही चीज को समझना था। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इधर देख, अभी फिर से समझा दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में सी नॉट था, ये 0 था, ये सी नॉट माइनस एक्स हो जा रहा है ना। लेकिन यदि मैं टी हाफ पे बात करूँ, एट टी इक्वल टू टी हाफ पे बात करूँ, तो टी हाफ पे क्या हो जाएगा, कितना इसका अमाउंट कम हो जाएगा, सी नॉट बाई 2। 50% कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है ना, तो 50% कम हो गया, ये वैल्यू कितना बच गया, सी नॉट बाई 2 बच गया। तो यदि सी नॉट बाई 2 बच गया तो यार वैल्यू बताओ यार क्या आ जाएगा, के इक्वल टू व्हाट, सी नॉट माइनस सी टी अपॉन में टी। टी का वैल्यू, टी का वैल्यू क्या, टी हाफ रख दो। अब यहाँ पे टी नहीं लिखकर मैं टी हाफ लिख रहा हूँ, क्योंकि जो टाइम था उसको मैंने टी हाफ कह दिया। तो अरे यार ये सी टी को सी नॉट बाई 2 लिखो ना, तो ये सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा यार, सी नॉट बाई 2 आ जाएगा, बाय टी हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से के बराबर आ गया सी नॉट बाई 2 इंटू टी हाफ। तो टी हाफ इक्वल टू क्या आ गया, सी नॉट अपॉन में 2k। ये हो गया टी हाफ का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ के सी नॉट। देख रहे, कोई हार्ड था क्या? इजी था ना, बहुत इजी था, बोलो बहुत इजी था, बहुत इजी। तो इस तरह से यार टी हाफ एंड के बीच भी रिलेशन निकालिए, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रिलेशन अभी जो इंपॉर्टेंट बताया था, ये सब 5 स्टार मार्क कर लेना यार, बहुत ही बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2 रिलेशन, पहला तो के इन टर्म्स ऑफ सी टी क्या था, के इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी बाय के, जो कि मैंने अभी यूज़ किया था, सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। और दूसरा टी हाफ का एक्सप्रेशन, ये जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए याद रखना पड़ेगा। टी हाफ क्या होता है, सी नॉट अपॉन 2k। ठीक, तो ये हाफ लाइफ के बारे में हो गया। अब हम लोग एक और टर्म इस तरह से पढ़ेंगे, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में जो समय लग रहा था उसे हाफ लाइफ कहती है। लाइफ टाइम का मतलब क्या हो जाएगा,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जीरो होने में जो समय लगेगा, हमने स्टार्ट किया था यार C0 से, कभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है उसको ही लाइफ टाइम कह देंगे। और उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे यार, कितना समय लग रहा है कैसे बताएंगे? हाँ, तो यार खुद से कोशिश करो, मैं इधर बता देता हूँ। तो देखो यार लाइफ टाइम इसको हम लोग डिनोट करेंगे TLT से, ठीक है ना, लाइफ टाइम TLT से। लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, टू कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसे हम लोग लाइफ टाइम कह देंगे। तो रिएक्शन को कंप्लीट होने का मतलब क्या है, ए से भी स्टार्टिंग में t=0 पे C0 था, यदि t=TLT ले लूँ लाइफ टाइम, तो ये C0 - x हो जाता है और ये वैल्यू क्या हो जाना चाहिए यार, 0 हो जाना चाहिए। फाइनली ये क्या हो जाना, खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, C0 के बराबर हो जाना चाहिए, ये ना मतलब है। और CT का वैल्यू मैं क्या बोलूँगा, CT का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो इस तरह से यदि मुझे k के टर्म्स में लाइफ टाइम निकालना तो C0 - CT बाय में T लाइफ टाइम। तो CT का वैल्यू यदि लाइफ टाइम के लिए निकालना तो CT का वैल्यू क्या आ जाएगा, CT का वैल्यू क्या है, 0 है कि नहीं है, 0 दिख रहा है ना। CT क्या हो चुका है, 0 के बराबर हो चुका है। तो C0 - G बाय में T लाइफ टाइम। तो यहाँ से T लाइफ टाइम इक्वल टू क्या हो गया, C0/K। देख रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगा था, C0/2K। अभी मैंने लिखा था ना 50% कंप्लीट होने में रिएक्शन को कितना समय लग रहा था, C0/2K। और इसको लाइफ टाइम का ऐसा मैं बोल सकता हूँ 100% रिएक्शन कंप्लीट। तो 50% होने में C0/2K लगा, 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, C0/K, मतलब जस्ट डबल। कितना सिंपल है यार, 50% में C0/2K तो 100% आना भी चाहिए था ये। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा, ये चीज़ जीरो ऑर्डर में केवल ऑब्जर्व होगा, ठीक। तो इसका जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तब ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, जीरो ऑर्डर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसमें यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ ऐड हो जाएगा कि किसी फ्रैक्शन को कंप्लीट होने में जो समय लगता है ना, वो किसी बाकी फ्रैक्शन को भी कंप्लीट होने में उतना ही समय लगेगा। मतलब ये है कि मान लो यार रिएक्शन हम जब स्टार्ट किए थे तो हमारे पास रिएक्टेंट 100% था और इसको 100% को 90% होने में समय लगा था 10 मिनट। 100% से 90% होने में कितना समय लगा, 10 मिनट। तो 90 से 80% भी कंप्लीट होने में 10 मिनट ही लगेगा। इसी तरह से यदि 80 से 70% भी होना है तो टाइम 10 मिनट ही लगेगा। ये जीरो ऑर्डर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसको जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करूंगा तो वहाँ ये बताऊंगा, ठीक। तो पहले मैं ग्राफ पे आना चाहूँगा। पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, ग्राफ से भी सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसलिए पहले मैं ग्राफ्स बताऊंगा और फिर लास्ट में ग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे आ जाऊँगा, ठीक। तो आप लोग यार इस चीज़ को नोट कर लो। अब हम लोग ग्राफ्स पे आते हैं। तो चलो यार नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यदि मैं ग्राफ की बात करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेट का वेरिएशन विथ टाइम। क्लियर, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा। तो रेट वर्सेस टाइम में देखना यार, यदि मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन और क्या रहा, रेट इक्वल टू के, क्या रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है यार। रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर और के तो किसी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम तो बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहने वाला है। तो इसीलिए ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टाइम अपना चल रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमारा सेम है और इसलिए तो इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक। सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तुम लोग बताओ यार, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस तरह से वारी करेगा। तो क्या देख रहे हैं यार, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का दिख रहा है क्या,
दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो यार अगेन कॉन्सेंट्रेशन तुम ए का कुछ भी लो, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी लो, रेट तो कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना टाइम के साथ चेंज करता है, ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज करता है। क्लियर है ये चीज ना? क्लियर है ना? चलिए यार बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का वेरिएशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का वेरिएशन विथ टाइम। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का इधर बात किया जाए रिलेशन का, तो क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट और टाइम के बीच रिलेशन? क्या करना है? सबसे पहले तो यार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर लो। रिलेशन क्या होता है? K इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी अपॉन में टी, यही होता है ना। इस टी को यहाँ से हटाता हूँ यार, इस टी को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या? सी नॉट या सी टी? क्या है? सी टी। सी नॉट का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल टर्म कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बात किया गया, तो केवल यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोला गया है तो हम ऑलवेज सी टी समझेंगे। यदि अलग से मेंशन कर दिया जाए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्वल टू 0 ऐसा लिख दिया है तो हम लोग सी नॉट समझेंगे। अदरवाइज क्या कॉन्सेंट्रेशन का बात हो रहा है, इसका मतलब सी टी समझेंगे जनरल टाइम पे। तो यहाँ से सी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा यार? सी टी को इधर ले आओ तो सी नॉट माइनस के टी। हमको ग्राफ किसके किसके बीच ड्रॉ करना था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब यार ये क्या केमिस्ट्री टीचर का काम है? हाँ, किसका काम है? मैथ्स वाले का यार। जाओ यार जीतू सर बताएंगे यार, जीतू सर कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो यार कैसे ड्रॉ किया जाता है? सी टी और के टी। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन होगा, इतना दिख रहा है, दोनों का पावर क्या है? 1 1 है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है यार? ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप का होगा। वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? सी नॉट हो जाएगा। मतलब टाइम जब जीरो होगा तो टाइम जब जीरो होगा तो वही तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आएगा। देख सकते हो टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी नॉट हो जाएगा। तो यार ये ग्राफ हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का। चलो नेक्स्ट, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा यार? ग्राफ का नेचर टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का बीच आप ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है। तो यार टी हाफ इक्वल टू क्या होता था यार? सी नॉट बाई टू। के रिलेशन याद है या नहीं यार? देख लो यार जाके, हाफ लाइफ लिखवाए थे ना अभी, जीरो ऑर्डर के लिए डिराइव करवाए थे। टी हाफ इक्वल टू सी नॉट बाई टू के होता है। तो यहाँ से देखो यार टी हाफ और सी नॉट बाई टू के। सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसका ही पावर 1, इसका ही पावर 1, स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कोई दिक्कत? हाँ, वाई इंटरसेप्ट 0 है, दिख रहा है ना। 2 के तो कांस्टेंट है, तो इस तरह से टी हाफ और सी नॉट के बीच लीनियर वेरिएशन हो जाएगा, दोनों का पावर 1 1 है। क्लियर ये चीज? तो इस तरह से यार कुछ ग्राफ्स हो गए। एक और ग्राफ्स में इधर ड्रॉ कर देता हूँ, मिटा दूँ, यार रहने देता हूँ। अल्फा वर्सेस टाइम का ग्राफ। अल्फा क्या होता है यार? क्या होता है अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे कुछ बोलेंगे। क्या होता था? एक्स नॉट, एक्स अपॉन सी नॉट। और एक्स क्या होता था? के इंटू टी। यार ये सब ऑलरेडी यार देखो जाके यार देखो समझ में आ जाएगा। अल्फा निकलवाए थे ना, के टी अपॉन में सी नॉट आता है। तो अल्फा और टाइम के बीच रिलेशन देखा जाए तो अल्फा और टाइम के बीच कैसा रिलेशन आ रहा है? अल्फा इक्वल टू के बाई सी नॉट इंटू टाइम। के क्या है? रेट कांस्टेंट, डिपेंड करेगा कि किसी, बिल्कुल नहीं। सी नॉट भी यार कांस्टेंट है। किसी रिएक्शन को हम लोग किसी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टार्ट करें, टाइम के साथ क्या सी नॉट का वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए ये तो फिक्स है, के भी फिक्स है। तो इस तरह से अल्फा और टेम्परेचर टाइम के बीच क्या रिलेशन है? लीनियर रिलेशन। अगेन स्ट्रेट लाइन तो होगा और पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यार होगा। समझ में आ रहा? तो इस तरह से यार जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे। आप लोग यार रटना नहीं है ग्राफ, ठीक है ना, समझना है। कि यार हो सकता है यार क्वेश्चन कुछ और ही पूछ दिया जाए, तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझना है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि यार ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ आपको यार केवल अच्छे से समझना है। बाकी यार कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो यार ये ग्राफ आप लोग नोट कर लो। एक दो चीज़ और हम लोग पहले यार देखो, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, याद रखना यार तुम लोगों को। फर्स्ट तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता।
ऐसे रिएक्शन जो भी लाइट के प्रेजेंस में हो रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन कह दूंगा। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कॉमन से एग्जांपल है H2Cl2 गिव्स 2HCl। ये रिएक्शन जो है ना हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच, ये लाइट के प्रेजेंस में, तो लाइट के प्रेजेंस क्या है तो H के प्रेजेंस में होता है। और ये रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये पहले बताया भी था, याद है ना। H2+Cl2 gives HCl, H2+Br2 gives HBr, H2+I2 gives HI। HI वाला HI वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है विद रेस्पेक्ट टू H2 एंड I2। ओवरऑल सेकंड ऑर्डर होता है। H2Cl2 जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, बताया था ना। देखने में लगता है H2Cl2 सेकंड ऑर्डर होना चाहिए इसका, लेकिन ऐसा नहीं, ये क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसके अलावा और सेकंड क्या, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का मतलब क्या है यार, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स के प्रेजेंस में होते हैं। तो जो भी रिएक्शंस ऐसे जो एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, एंजाइम जिस रिएक्शन को करा रहा है सिंपली, उसे हम लोग जीरो ऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। तो इसलिए एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। और थर्ड एक और इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी यार बताए हुए ये भी चीज, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस on solid surface at very high pressure। ये चीज़ भी ऑलरेडी बताया ना, क्या रिएक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन अंडर विच आवर रिएक्शन इज परफॉर्म्ड। तो यार बिल्कुल वही चीज़ है, यदि हम लोग हाई प्रेशर पे यदि रिएक्शन को करा रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस हो रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर फॉलो करता है। लो प्रेशर पे कराए हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है, ठीक। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को यार याद रखने हैं, जिसमें से एक फोटोकेमिकल रिएक्शन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर में पूछा जाए, ठीक है ना। बाकी 2 पॉइंट याद तो रह जाएगा यार, ऑलरेडी ये वाला पॉइंट पहले ही मेंशन किया, और एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के बारे में याद रखना है यार, इतनी तो याद रख ही सकते हो ना तुम लोग, हाँ। तो चलो यार, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो अभी मैंने एक पॉइंट बताया भी था वही है, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट्स complete in इक्वल टाइम। इसका मतलब क्या है यार, जरा समझना। इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट्स कंप्लीट इन इक्वल टाइम, मतलब ये कि जैसा कि अभी मैंने जस्ट बताया था अभी यार, मान लो मैं C0 से स्टार्ट किया या फिर 100 से स्टार्ट किया, जैसा भी समझना है, ठीक है ना। 100 से स्टार्ट किया मान लो, तो पहले मैं C0 से, चलिए यार जहाँ से मन करो, ठीक है ना। मैं 100 वाला समझाता ज़्यादा आसान है, और ऑलरेडी एक बार समझा भी चुके हैं। मान लो यार 100 से 90 होने में जो समय लगा वो T=10 मिनट था, 10 मिनट था। तो मतलब 10% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, पहले 100% हमारे पास रिएक्शन था रिएक्टेड, उसके बाद 90% ही हमारा बचा, मतलब 10% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में समय कितना लगा, 10 मिनट लगा। तो अगले भी 10% रिएक्शन को कंप्लीट होने में समय जो है वो 10 मिनट ही लगेगा, यही इंपॉर्टेंट है। और फिर अगले 10% को कंप्लीट होने में उतना ही समय लगेगा। मतलब तुम किसी भी फ्रैक्शन की बात कर लो, जो समय लगने वाला है ना 10% के लिए, वो 10 मिनट ही लगने वाला। वो किसी भी मतलब कि परसेंटेज के लिए हो सकता है यार। मैं पूछ दूं कि रिएक्शन को 45% से 35% रिएक्शन जाने में कितना समय लगेगा, आंसर हमारा क्या होगा, 10 मिनट। क्यों, 10% को कितना खत्म होने में लगेगा, यही तो पूछा जा रहा है। तो समय क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जीरो ऑर्डर में होता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया। नहीं तो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों लिखते हैं जीरो ऑर्डर के। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे भी टाइम जो आएगा वो 10 मिनट का आएगा। किसी भी परसेंटेज 10% के लिए हम बात करें, ठीक है, वो समय जो है वो सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट्स कंप्लीट इन इक्वल टाइम। ठीक, तो यार ये आप लोग नोट कर लो। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो मैं लिख देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ उससे पहले। ठीक, आप लोग उसको नोट कर लेना। सेकंड पॉइंट पे आते हैं यार। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन depends only on
only on initial concentration, depends on your initial concentration। जैसा कि एक्सप्रेशन से ये चीज़ क्लियर है बहुत ही कि टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या होता है, सी नॉट अपॉन 2 के, यही होता है ना, सी नॉट अपॉन 2 के। अब यहाँ से क्लियरली देख सकते हो टी हाफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। मतलब जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिस कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उस पे केवल टी हाफ डिपेंड करता है। ठीक, तो इसलिए हाफ लाइफ पीरियड जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो केवल और केवल डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उधर का मिटा देता हूँ यार इसके लिए। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या है समझना है, जो थर्ड पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ। और ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यार डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में या फिर आप लोगों को जो शीट दिया जाएगा उसमें आपको डायरेक्ट दिख सकते हैं यार ऐसा ऐसा यदि हो रहा है तो बताओ ऑर्डर रिएक्शन जो वो किस ऑर्डर का होगा। तो इसलिए ये सब कैरेक्टरिस्टिक आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक, और समझने का आप लोग यार यहाँ से हर एक चीज़ समझ लो। अब मान लो यार कोई रिएक्शन ए से बी जा रहा है, ए से बी कोई रिएक्शन जा रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट था टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू टी पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ से यदि मैं x का वैल्यू जानना चाहूँ, किसका वैल्यू, x का वैल्यू मैं जानना चाहता हूँ, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा जरा देखो। तो अभी मैंने बताया था ना रिलेशन, k इक्वल टू क्या हो जाता है, सी नॉट माइनस सी टी अपॉन में t, यही होता है। k इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी अपॉन में टी। अब यहां से मैं सी टी का वैल्यू निकाल सकता हूं, के टी इक्वल टू क्या आ गया, सी नॉट माइनस सी टी, यानी सी टी इक्वल टू क्या आ गया, सी नॉट माइनस के टी। ये चीज क्लियर है, सी टी का वैल्यू आ रहा सी नॉट माइनस के टी, और सी टी क्या है, ए नॉट माइनस एक्स ही तो है सी टी। सी टी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, और कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी क्या दिख रहा है, सी नॉट माइनस, सॉरी हाँ ये क्या है, सी नॉट माइनस एक्स, ये सी नॉट है, अच्छा से दिख रहा है ना तुम लोग को। तो इस तरह से ये सी टी को मैं सी नॉट माइनस एक्स लिख देता हूँ। तो यहाँ से सी नॉट उड़ गया, माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, के इंटू टी आ गया। तो यहाँ पे मैं इस सी नॉट माइनस एक्स को क्या लिख सकता था, सी नॉट माइनस के इंटू टी लिख सकता नहीं। तो एट टाइम टी इक्वल टू यदि मैं बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, ए का सी नॉट माइनस के टी। यदि मान लो मैं टी इक्वल टू 2t पे कॉन्सेंट्रेशन जानना चाहता हूं ए का, मतलब जब टाइम 2t हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ए का क्या होगा, क्या कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट होगा वो हमें पता करना है। तो कोई बात नहीं यार, यहाँ पे टी के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 2t रखना पड़ेगा, के इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी अपॉन में 2t, और 2t जैसे रखें तो यहाँ पे 2kt आ जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए मैं इसको फेयर कर देता अच्छा से। तो यहाँ से देखना समझना, सी टी इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, सी टी इक्वल टू, सी टी को मैं इधर ले आया तो सी नॉट 2kt इधर आएगा तो माइनस 2kt, मतलब यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है वो सी नॉट माइनस 2 इंटू के टी आ रहा है। यदि इसी तरह से मैं t इक्वल टू 3t पे जानना चाहूँ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ए का, तो क्या लिख दूंगा यार 3 पे, तो k इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी अपॉन में 3t लिख दूंगा यहाँ। तो इस तरह से 3kt इक्वल टू क्या आ गया, सी नॉट माइनस सी टी, यानी सी टी जो कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t है वो क्या आ रहा है, सी नॉट माइनस 3 इंटू के टी। तो यहाँ से आ गया सी नॉट माइनस 3 इंटू के टी। क्लियर ये चीज। तो यहाँ से जो मैं बताना चाह रहा ना वो ये कि कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या था, सी नॉट, t इक्वल टू t पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी नॉट माइनस के टी, t इक्वल टू 2p कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी नॉट माइनस 2 के टी, t इक्वल टू 3t पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी नॉट माइनस 3 के टी। यानी आफ्टर यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखे तो जो कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस आएगा ना वो सेम आएगा। यदि t इक्वल टू 0 पे सी नॉट और t इक्वल टू t पे इतना है तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, सी नॉट माइनस के टी माइनस सी नॉट कितना आएगा, या फिर ऐसा करो t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t पे जो कॉन्सेंट्रेशन है माइनस कर दो, तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो के टी का आएगा। इसी तरह से t इक्वल टू t पे और t इक्वल टू 2t पे देखा जाए कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका भी जो डिफरेंस आएगा ये भी के टी आएगा, मतलब दिस कॉन्सेंट्रेशन माइनस दिस कर दो, दिस माइनस दिस करेंगे तो अगेन के टी आएगा। फिर यहाँ से सी नॉट माइनस 2 के टी माइनस कर देंगे सी नॉट माइनस 3 के टी, तो यहाँ से भी डिफरेंस क्या आएगा, के टी ही आएगा। कहना हम ये चाहते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन का जो बीच का डिफरेंस है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो सेम आएगा। अब तुम लोग बताओ यार, यदि ये डिफरेंस सेम है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, पढ़े होंगे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
मतलब आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो एपी में होता है। देख रहे हो डिफरेंस सेम आ रहा है ना, केटी केटी केटी। तो इसलिए मैं थर्ड पॉइंट नोट करके लिख देता हूं कि आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इन एपी। देखो यार ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि मतलब कोई एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो एपी में, तो रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा बताना है। तो यार अब देखो यार डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक में ये पॉइंट आपको लिखवा दिया कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा एपी में, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको ये चीज ऑब्जर्व होगा, बाकी जगह ये ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस तरह से अपना थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया आप लोगों को, तो इसलिए यार एक बार आप लोग खुद से भी एक बार वीडियो को रिप्ले करके देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यही सब आपको थे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही, आप लोग इसको नोट कर लो।